स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम है जंतुओं में अनुकूलन। ठीक है, अब जंतुओं में अनुकूलन इससे क्या तात्पर्य है? चलिए, जंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर रहते हैं। कुछ जंतु पानी में रहते हैं जबकि कुछ कम पानी तथा अधिक पौधों वाले स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, जंतु का प्राकृतिक वातावरण तथा उसका समुदाय उसका प्राकृतिक आवास कहलाता है। जंतु विश्व में विभिन्न स्थानों में रहने में सक्षम हैं क्योंकि ये अपने स्थानों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इस पे अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, सक्षम है अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए। ओके, अपने प्राकृतिक आवास के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है: स्थलीय जंतु, वृक्षों पर रहने वाले जंतु, उड़ने वाले जंतु, जलीय जंतु और अभयचर जंतु। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है स्थलीय जंतु। ओके, तो स्थलीय जंतु में क्या है, वो जंतु जो हर समय भूमि पर रहते हैं, जो आपकी धरती पर रहते हैं, स्थलीय जंतु कहलाते हैं। इनमें पूर्णतः विकसित तांत्रिक तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। भिन्न भिन्न जंतु अपने वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार से अनुकूलन को दर्शाते हैं। ओके, सबसे पहला है पौधे खाने वाले जंतुओं, जैसे हाथी, गाय, बकरी, हिरन, ज़ेब्रा, जिराफ आदि के दांत तेज, काटने वाले तथा चबाने वाले होते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन सभी वृक्षों की ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायक होती है। ये क्या अपने दांतों से खाते हैं क्योंकि इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मांस खाने वाले जंतु, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि अपने शिकार को पकड़कर उसे मार देते हैं। इनके तेज दांत तथा जबड़े मांस को चीरने में इनकी सहायता करते हैं। ओके, फिर आता है मरुस्थलीय जंतु। मरुस्थलीय जंतु मतलब जैसे ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। ये रेत में धसे बिना चलने में इनकी सहायता करते हैं, मतलब वो रेत में धंसते नहीं हैं उनके पेड़। ठीक है, ये अपने कुबड़ में वसा एकत्रित कर लेते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ऊर्जा देते हैं। ओके, मतलब ये जो इनका कुबो होता है ना, यहाँ पे ये खाना पानी इकट्ठा करते हैं और जब इन्हें मन करते हैं, इनको भूख लगती है तो वो वहां से खा लेते हैं। फिर है वृक्ष पर रहने वाले जंतु। देखिए, ऊंट बिना पानी के 3 महीने तक जीवित रह सकता है। वे जंतु जो अपना ज्यादातर समय वृक्षों पर व्यतीत करते हैं, वृक्षों पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जो पेड़ों पर अपना टाइम व्यतीत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृक्षों पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है ना। वे जंतु गिरगिट, बंदर, गिलहरी आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। ओके, बंदर के हाथ, पैर तथा पूंछ मजबूत होते हैं जो वृक्षों पर चढ़ने तथा एक डाली से दूसरी डाली पर झूलने में इनकी सहायता करते हैं। बंदर देखा इधर से उधर कूदते रहते हैं तो वो यही इसी वजह से कूदते हैं। गिलहरी के मजबूत अंग तथा तेज दांत वृक्षों पर चढ़ने में इनकी सहायता करते हैं। इसकी बालों वाली पूंछ दौड़ते समय संतुलन बनाने में इनकी सहायता करती है। ओके, नेक्स्ट है उड़ने वाले जंतु। अब उड़ने वाले जंतु क्या है, हवा में उड़ने वाले जंतुओं को, जो हवा में उड़ते हैं, उड़ने वाले जंतु कहते हैं। लगभग सभी पक्षी उड़ने वाले होते हैं। इनका शारीरिक ढांचा इस प्रकार बना होता है कि ये सरलता से हवा में उड़ सकें। ओके, इनका स्ट्रक्चर इतना लाइट होता है कि ये हवा में उड़ सकते हैं बहुत कंफर्टेबल होकर। पंखों से ढके पर तथा मजबूत खोखली हड्डियां हवा में उड़ने में इनकी सहायता करती हैं। कीट जैसे तितली, चिउरा, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी तथा ततैया अपने पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी जंतु है जो उड़ सकता है। इसके पंख त्वचा की परत से बने होते हैं जो विस्तृत हड्डियों के ढांचे के ऊपर मजबूती से बंधे होते हैं। ओके, ये आपकी तितली की बात, मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जलीय जंतु। जलीय जंतु मतलब जो पानी में रहते हैं। ये जंतु पानी में रहते हैं, जैसे मछली, घोंघे, समुद्री कछुए तथा केकड़े जलीय जंतु हैं। मछलियां
गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं, ठीक है, जो गिल्स होती हैं उनकी। इनके शल्क होते हैं जो जल निरोधक आवरण की तरह कार्य करते हैं। जलीय पक्षी जैसे बत्तख के गद्देदार पैर पानी पर चलने तथा तैरने में इनकी सहायता करते हैं। ओके, कछुओं के हाथ होते हैं, आपने देखा है, वो हाथ से कूदते हैं जो इनकी चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये भूमि तथा जल दोनों पर रह सकते हैं। जब ये जल में रहते हैं तो ये अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं। जब ये भूमि पर रहते हैं तो अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मेंढक, सरट, मगरमच्छ तथा गो उभयचर जंतु हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतु अपने वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तित करता है। जहां वो रह रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप को परिवर्तित करता है। यह निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए हो सकता है: भोजन के लिए अनुकूलन या फिर सुरक्षा के लिए अनुकूलन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं भोजन के लिए अनुकूलन। सभी जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाते। कुछ पौधे खाते हैं जबकि कुछ अन्य जंतुओं को खाते हैं। इनका शरीर इनके द्वारा खाए गए भोजन के अनुसार ही अनुकूलित होता है। जो वो खाते हैं, भोजन खाते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका जो है शरीर भी उसी में ढल जाता है। सबसे पहले है शाकाहारी जंतु। ये केवल पौधे खाते हैं। इनके आगे तेज दांत काटने के लिए तथा पीछे के मजबूत चौड़े दांत भोजन को पीसने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ गाय, बकरी, भैंस, जिराफ, घोड़ा, हाथी आदि, ये सब क्या हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु मतलब क्या होता है? ये अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। जो दूसरों का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। इनके आगे के तेज दांत मांस को चीरने के लिए तथा पीछे के चौड़े दांत भोजन को चबाने के लिए होते हैं। आप ये देख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? मांस को फाड़ने के लिए होते हैं। ओके, उदाहरणार्थ शेर, बाघ, तेंदुआ, उकाब आदि, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड आता है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु मीन्स ये पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भालू, कौवा तथा मनुष्य सभी सर्वाहारी जंतु हैं। ठीक है, जो मीट भी खाते हैं और जो आपका सादा भोजन भी खाते हैं, उन्हें आप सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है परजीवी। अब ये परजीवी क्या होते हैं? कुछ जंतु, देखिए, कुछ ऐसे जंतु होते हैं अपने भोजन के लिए अन्य सजीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये सभी परजीवी कहलाते हैं। परजीवियों का भोजन प्रदान करने वाले जंतु को मेजबान कहते हैं। ओके, जैसे गोलकृषि, फीताकृमि, जोक, खटमल, पिस्सू आदि के जंतु हैं जो अपने मेजबान के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं तथा उनसे अपनी चूषक नलियों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सुरक्षा के लिए अनुकूलन। अब सुरक्षा के लिए अनुकूलन कैसे है? सबसे पहले तीव्र गतिविधि, मतलब वो तेज भागते हैं, उनकी गतिविधि, उनकी चाल बहुत तेज होती है। जंतु स्वयं को अपने शत्रुओं से अनेक प्रकार से बचाते हैं। कुछ जंतुओं में सुनने, देखने और सूंघने के लिए अत्यधिक तीव्र इंद्रियां होती हैं। ये अपने शत्रुओं से बचाव के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, बचने के लिए बहुत तेजी से क्या करते हैं? दौड़ते हैं। उदाहरणार्थ क्या है? कंगारू तथा हिरन। नेक्स्ट आते हैं बड़ा आकार, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो कुछ जंतु जैसे हाथी तथा दरियाई घोड़ा अत्यधिक बड़े होते हैं, जिससे अन्य जंतुओं द्वारा अपने भोजन के लिए इनका शिकार नहीं किया जा सकता। ओके, इनका शिकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट, वातावरण के साथ मिलना। जंतुओं के शरीर का रंग, आकार तथा धारियां इनकी वातावरण के साथ मिलने में सहायता करती है तथा इन्हें पहचानने में असुविधा उत्पन्न करती है। यह छलावरण कहलाता है। ठीक है, जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का रंग बदलते हैं, ऐसों को क्या बोलते हैं? छलावरण कहते हैं। प्रशाखा कीट एक शाखा की भांति ही दिखाई देता है। इसे शाखा पर बैठे हुए पहचाना नहीं जा सकता।
ध्रुवीय भालू के सफेद फर उसके आसपास के वातावरण की बर्फ से मिलते हैं, जिससे इसे पहचानने में असुविधा होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल अपने जो आसपास की चीजें हैं उनसे बिल्कुल सेम दिखते हैं, इनसे नहीं पहचाना जाता। नेक्स्ट है ज़ेब्रा तथा बाघ की धारियां इसे लंबे वन में लंबी घासों में ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न करती है। कुछ जंतुओं के शरीर पर कांटे या आवरण होता है, जैसे कि कछुआ है या फिर आपका साही, ये साही होता है। खतरे की स्थिति में साही एक गेंद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अगर कछुआ भी है, अगर उसके सामने कोई एनिमी आ जाता है तो वो क्या चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है। ऐसी ये साही है, ये क्या बन जाता है, बॉल बन जाता है। नेक्स्ट है शीत निद्रा तथा ग्रीष्म निद्रा, सर्दियों में सोना और गर्मियों में सोना। मतलब कुछ आपके जंतु ऐसे हैं जो सर्दियों में सोते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गर्मियों में सोते हैं। कुछ जंतु अत्यधिक ताप सहन नहीं कर सकते, ये शीत रक्त वाले जंतु होते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, कीट आदि। शीत ऋतु के समय ये स्वयं को छिपा लेते हैं तथा लंबे समय तक सोते हैं, अतः इसे शीत निद्रा कहते हैं। ठीक है, जो जंतु आपके सर्दियों में सो जाते हैं जैसे मेंढक, छिपकली और कीट, इस स्थिति के समय ये अपने शरीर में एकत्रित भोजन का उपयोग करते हैं। जो ये गर्मियों में भोजन खाते हैं उसका इस्तेमाल फिर ये सर्दियों में करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान बहुत अधिक होता है तो ये दोबारा छिप जाते हैं तथा लंबे समय के लिए सो जाते हैं, अतः इसे ग्रीष्म निद्रा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रवास। कुछ पक्षी भोजन तथा अनुकूल मौसम की स्थिति की खोज में लंबी यात्राएं करते हैं। ओके, मतलब जो कुछ आपके पक्षी हैं वो भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसी प्रवास कहते हैं। जबकि वातावरण के सामान्य हो जाने पर ये अपने स्थायी आवास पर वापस लौट जाते हैं। ओके, साइबेरियाई सारस सर्दियों में साइबेरिया से आते हैं तथा सर्दियों की समाप्ति पर वापस अपने घर लौट जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि खाने की तलाश में अपने जहाँ पे इनका मदर टाउन है वहां से हटके ये दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर है विलुप्त जंतु। विलुप्त जंतु मतलब जो अब बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। कुछ जंतु भूतकाल में क्रियाशील थे किंतु ये आज नहीं है, ये विलुप्त जंतु कहलाते हैं। ये बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं कर सकते, अतः ये विलुप्त हो गए। उदाहरणार्थ डायनासोर्स। ठीक है, विलुप्त मतलब जो बिल्कुल खत्म हो गई है, जिनकी जाति वो अब देखने में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। यह वह स्थान जहां एक जंतु रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतु बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है जंतु भोजन तथा सुरक्षा के आधार पर अनुकूलन करते हैं। जंतु अपने रहने के स्थानों के अनुसार स्थलीय, जलीय, वृक्षों पर रहने वाले, उड़ने वाले तथा उपचर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे अलग अलग जंतु हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।